एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। जानते हैं हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि काफी दिनों से न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के इस डिस्कशन में हम इस टॉपिक को जानेंगे बहुत ही क्रिस्प वे में, यानी कि सटीक तरीके से, बिना इधर उधर की बातें किए हुए। तो शुरुआत करते हैं हम न्यूज जानने से। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट टू द वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 एंड यही एक कारण बन चुका है पॉलिटिकल स्लग फेस्ट का, यानी कि काफी विवाद में रह रहा है ये बिल। आप देख पा रहे होंगे एक विशेष वर्ड यहाँ पे अमेंडमेंट, यानी कि अगर कोई बिल या कोई एक्ट अमेंड किया जा रहा है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि पहले से मौजूद था। हालांकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्लग फेस्ट यानी कि विवाद का कारण इसलिए बना हुआ है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज का दावा है कि जो प्रपोजल है ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को अपने राइट्स, अपने एसेट्स, अपने लैंड से कहीं ना कहीं डिप्राइव कर रही है। साथ ही ये चैलेंज करते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स व्हिच इज गारंटीड बाय आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट पे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसीलिए ये विवाद का चर्चा बना हुआ है। जानते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, वो प्रपोज करते हैं इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ, ताकि एक वाइडर स्क्रूटनी की जाए। जब हम किसी भी विवादित चर्चे पे कोई बिल पास करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम दोनों पक्षों की बात सुने और तब एक मिडिल पाथ निकाले जिससे कहीं पे भी राइट्स ना हो सके और उसको एक संजीदा तरीके से पेश किया जाए। The government will constitute a joint parliamentary committee and refer the bill to it for a wider scrutiny. जहां पे बिल की डिस्कशन होगी, एक्सटेंसिवली सभी स्टेक होल्डर्स की बातें सुनी जाएंगी और उनके ओपिनियंस कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद ही आपका बिल पास किया जाएगा कमेटी की तरफ, और फ्यूचर में भी यदि कोई सजेशंस आते हैं तो उसे खुले दिल से अपनाया जाएगा। ये वादा है मिनिस्टर का टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। रिजिजू साथ में ये भी कहते हैं कि ऑपोजिशन का भले ही कहना हो कि दिस बिल इज अगेंस्ट द मुस्लिम राइट्स, हाउएवर उनका ये भी कहना है कि काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि ऑपोजिशन पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये नोटिस दिया है कि द बिल विच इज अपोजिंग एंड दैट हैज प्रपोज्ड लेजिस्लेशन वाज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म। ठीक है। However, Rijijo claimed that there were many senior leaders in the opposition who has approved the bill in private. यानी कि ऑपोजिशन में से सभी लोग अपोज नहीं कर रहे, बल्कि कुछ लोगों ने अप्रूव भी किया है बिल को, भले ही वो प्राइवेटली क्यों ना हो। प्रपोजल ये है कि नए बिल में कुल 44 अमेंडमेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट, बाउंड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि इस वर्ड का मतलब जाना जाए। व्हाट इज वक्फ? It refers to a movable or immovable property dedicated in the name of God for charitable purposes by a deed or an instrument. देखिए, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। तो क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे? वेल, यहाँ पे एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि लैंड, प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इट रेफर्स टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी चीज अगर रिस्ट्रिक्टेड होगी तो उसको हम इन द नेम ऑफ गॉड रख देते हैं। ठीक है। यानी कि ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी इशू से रिलेटेड रहेगा, किसी भी ऐसे काम से रिलेटेड रहेगा जो कि गॉड को डेडिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग ऑफ मदरसास, ओपनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, बट अगेन इन द नेम ऑफ गॉड। The practice has been in existence even before the practice of documentation began. यानी कि formally जब तक इसका काम नहीं हुआ था, फिर भी ये practices हमारे चल रहे थे। ठीक है। Hence the properties which have been in use for a long time can also be considered as work property. ठीक है। अगर कोई there's a person who is filthy rich and he wants to dedicate some property, उन्होंने अपनी अगर कोई जमीन, कोई asset अगर दान में देना है in the name of God फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस, तो उसे भी हम वक्त में ही काउंट करेंगे। एंड अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस पुराना है डॉक्यूमेंटेशन से भी। द वक्फ प्रॉपर्टी कैन ईदर बी फॉर पब्लिक चैरिटेबल पर्पसेस और हेल्ड इन प्राइवेट टू बेनिफिट एन इंडिविजुअल्स डिसेंडेंट्स। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड हेल्ड परपेचुअली इन द नेम ऑफ गॉड। नॉन ट्रांसफरेबल है, इसका मतलब इट डज नॉट मीन कि अगर पर्सन ए हैज गिवन प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ गॉड विच will be under वक्फ now,
कैन बी ट्रांसफर टू समवन, नो इट कैन नॉट बी सोल्ड। आप यूजुअली देखते हैं ना कि प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है रियल एस्टेट में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में। दिस प्रॉपर्टी विल बी नॉन ट्रांसफरेबल। Okay, the proceeds from a waqf typically fund educational institutions, graveyards, mosques and shelter homes benefiting a large number of Muslims. So यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो पर्पस है वो चैरिटेबल है, चैरिटेबल पर्पस इज होल्ड। टॉकिंग अबाउट द वक्फ बोर्ड, अब देखिए वक्फ बोर्ड का जिक्र क्यों आता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना सारा एसेट्स है, इट कैन नॉट बी सोलली गिवन टू वन पर्सन। सो इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। इट इज अ लीगल एंटिटी विथ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज। द बोर्ड अपॉइंट्स अ कस्टोडियन टू ईच प्रॉपर्टी टू इंश्योर इट्स प्रोसीड्स आर यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पसेस। कहीं पे भी जब इतने बड़े एसेट की बात हो रही हो तो करप्शन होना बहुत आसान हो जाता है, बहुत वाजिब हो जाता है, और इनफैक्ट इसे प्राइवेटली यूज करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, जहां पे ये देखा जाए कि जिस यूज के लिए वो प्रॉपर्टी दी गई है उसी यूज में उसको लाया जा रहा है या नहीं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल established in 1964 oversees and advises state level वक्फ बोर्ड्स अक्रॉस इंडिया। एडवाइजरी बॉडी है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री का ध्यान रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। इट ऑल्सो एडवाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वक्फ बोर्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये बोर्ड? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इट कैन ऑल्सो डायरेक्ट देम फर्निश इंफॉर्मेशन टू द काउंसिल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, पर्टिकुलरली ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि जितना भी एसेट है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ऑडिटिंग होगी, सर्वे किया जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे, और अगर इंक्रोचमेंट यानी कि अगर वहां पे दाखिल खाजी होती है तो उसका भी विवरण लिखा जाएगा। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स भी तैयार किए जाएंगे अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 4 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954। न्यू एक्ट वाज पास इन 1994। आप देख सकते हैं 1995 में नया एक्ट पास किया गया था। यानी कि अगर हम वापस से इसको अगर कंसिडर करें तो 1954 में दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड और इट वाज ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर। यानी कि जैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि पहले से ही प्रैक्टिस चल रही थी, डॉक्यूमेंटेशन 1954 में हुई, फिर नया एक्ट 1995 में लाया गया और जिसे दोबारा से अमेंड किया गया 2013 में टू गिव फार रीचिंग पावर्स टू द वक्फ बोर्ड टू डेजिग्नेट अ प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। यानी कि साल दर साल हम जब भी अमेंडमेंट्स करते हैं, हम वक्फ प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर लीगल दर्जा देते हैं, साथ ही वक्फ बोर्ड को मिलने वाले सभी पार्ट्स को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट वेदर अ प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड अ वक्फ, सेक्शन 6 ऑफ 1995 एक्ट रीड्स द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर शैल बी फाइनल। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डिस्प्यूट किसका जजमेंट यहाँ पे मैंडेटरीली माना जाएगा, दैट विल बी योर ट्राइब्यूनल। ओके, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हम प्रपोज अमेंडमेंट्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। द बिल अमेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ वक्फ बोर्ड्स टू मैनेज इट्स प्रॉपर्टीज एंड प्रोवाइड फॉर मोर गवर्नमेंट रेगुलेशन। यानी कि the entire assets will be now under the government, it will be government regulated and not merely by the वक्फ बोर्ड। जाहिर सी बात है इस पे विवाद होना, क्योंकि जो सदियों से चली आ रही परंपरा यानी कि वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड ही देखा करता था, अब वो पार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में आ रही है। द बिल प्रपोज टू मेक रजिस्ट्रेशंस विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस मैंडेटरी फॉर एनी वक्फ प्रॉपर्टी सो दैट द प्रॉपर्टी कैन बी इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएशन के लिए कहाँ जाएंगे हम? कलेक्टर्स ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस। जैसे हम नॉर्मल किसी आम प्रॉपर्टी का विवरण करते हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। इट एम्स टू इंश्योर विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ काउंसिल एंड स्टेट बोर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं विमेन के रिप्रेजेंटेशन को भी महत्वता दी गई है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall not be deemed to be a वक्फ property. The district collector will be the arbiter, देख सकते हैं आप, टू डिसाइड वेदर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। यानी कि जो भी इसके पीछे रीजन रहने वाला है, कॉज रहने वाला है कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम वक्फ प्रॉपर्टी मान रहे हैं, who is going to be a decider? The decider is the district collector, not the board council or the board members. Once decided, the collector can make necessary changes to the revenue records and submit a report to the state government. The bill also states that such property shall not be treated as वक्फ property till the collector submits
इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट रेगुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. व्हाई? बिकॉज हु इज द डिसाइडर इज योर कलेक्टर, एंड टू whom the report is being submitted, either to the state government or to the central government. Initially it will go to the state government, and finally सारा जो रिकॉर्ड रहने वाला, लैंड रिकॉर्ड रहने वाला है, उसकी एक कॉपी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी जाएगी. In case of dispute, the decision of the Waqf Board appeals can now be made in respective high courts. याद रहे, before this proposed amendment, the court of dispute was your tribunals. However, यहाँ पे proposed changes में हमने high court को महत्ता दी है in case of any dispute. Current situation जान लेते हैं हम. Currently, a property can be considered as Waqf even if the original declaration is suspect or disputed. The property was provided as under Islamic law. The dedication of property as Waqf was largely oral until documentation, that is Waqfnama, became the standard norms. यानी कि अगर किसी ने orally बोल दिया कि ठीक है, मैं अपनी ये property I'm giving it for the charitable use in the name of God, इसे हम वक्फ property consider कर लेते थे. डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी हुआ होता था तभी भी, अगर उस दौरान भी अगर यहाँ पे हमने मदरसे बना दिए या फिर ग्रेवयार्ड बना दिया है, इट वाज कंसिडर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी. So this is still continuing. This is still the current situation. However, the government is trying to regulate the norms. The bill seeks to omit such provisions such as waqf property can be considered suspect or disputed in the absence of valid waqfnama. यानी कि अगर वैलिड वक्फनामा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इनवैलिड मानेंगे, हम उस प्रॉपर्टी को इनवैलिड मानेंगे. द प्रॉपर्टी कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टिल द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अगेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप खास इंपॉर्टेंस देंगे इसमें और भूलेंगे नहीं हु इज द डिसाइडर ऑफ द प्रॉपर्टी. Amendments also give the central government the power to direct the audit of any waqf at any time by an auditor appointed by the CAG of India or by any officer designated by the central government for that purpose. ठीक है, तो यहाँ पे who is the sole decider, final authority, चाहे आपके ऑडिट के मामले में हो, चाहे आपकी कोई डायरेक्शन पास करने के मामले में हो, इट इज गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, आई होप आप इस सेशन से काफी कुछ जान पाए होंगे. ठीक है, और हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही क्रिस्प वे में कवर किया है, जो वैलिड है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है केवल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ यू आर करेंटली गोइंग टू योर एसएसबी, दिस इज अ हॉट टॉपिक, इट इज गोइंग टू हाईली हेल्प यू. आपके इंटरव्यू में पूछे जाने के बहुत चांसेस है, हो सकता है आपको इसके आसपास कोई लेक्चरेट भी मिल जाए. सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी वेरी टू द पॉइंट थ्रू दिस लेक्चर. चलिए, flat 50% off is going. You can use the code DJLive21 and you can avail the discounts on Agni, Veer, Virat and Yodha batch. Vijay mock test is live. To avail the practice test, you can enroll in this test series and you can avail the mock test for your NDA, CDS, AFCAT and CAPF examinations. Agni complete batch for NDA 2025 is going to start soon from August 29. You can go enroll this course. This is exclusively for your NDA 2025. You can use the code DJLive21 and avail the discounts. I've just mentioned the discounts. It is flat 50% off along with your 6 months extension. So do not waste this opportunity. Veer complete batch is also launched for your CDS 2025. Again, it is going to start from August 30. And here we have the Virat complete batch for your CAPF 2025. August 15 से start होने वाला है. So if you are again planning कि अगले CAPF में आप अपना attempt देंगे, so be prepared and enroll for Virat batch. योद्धा बैच फॉर योर AFCAT एग्जामिनेशन. AFCAT फिर से साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है बायो CDAC. Okay, so you can again enroll for your AFCAT examination through Yodha complete batch. This batch will also be starting from your August 15. So do not waste time because time is precious for your examination. You can use the code DJLive21 and avail the courses at a discounted price. You can also connect with me on my Telegram. My Telegram channel is shown on your screen. The channel's name is DJLive21. We can connect here as well. You can also follow me on Unacademy. You can go and search my name and there you can follow me as well. Okay, I hope the session was fruitful. Do like and share the session and subscribe to the channel. I'll meet you in the next session. Till then, take care. Jai Hind. Unacademy. Let's crack it.